गुड इवनिंग ऑल, मैं आपका मेंटर संजय। तो आज का आपका बायोलॉजी के लेक्चर है। इस टोटल आपको 3 लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। आपको हमने पहले 2 लेक्चर प्रोवाइड कराए जिसको पूरे मार्क्स चाहिए हैं 70 आउट ऑफ 70। हमने 2 लेक्चर्स में 40 क्वेश्चन बताए हैं। एक बार आप वहाँ पे अगर जाएँ, चैनल पे आपको मिल जाएगा, विजिट करिए, ठीक है, पार्थ क्लासेस के, तो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे बस। लेकिन जो कुछ भी जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक, वो लोग इन 3 लेक्चर्स को पढ़ लें अच्छे से, तो उनका काम इतना हो जाएगा, गारंटीड 35 मार्क्स आ जाएंगे ना, अच्छे से पास हो जाएंगे आप फिर। ठीक, चलो। तो पहला लेक्चर है जो आपका, इसमें आपको हमने टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पढ़ना कैसे है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो चैनल पर डलें, आप उधर जाके देख लें एक बार, है ना। तो ये 10 क्वेश्चन हम उनके आंसर भी देने वाले हैं। और ये इसमें आपको हम क्या करेंगे, जो 3 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ आपको वो देंगे, है ना, नेक्स्ट डे। चलिए, और थर्ड लेक्चर में आपको 1 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। इस 7 तारीख की रात में 11 बजे हम अपलोड करते हैं, क्योंकि इनको बनाने का एक पैटर्न होता है, वो हम फॉलो करते हैं, ठीक। चलो, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, माध्यम। चलो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या है आपका, एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्म कोशिकाविद का विकास होता है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं हमने, तो देख लीजिए। नर युग्म कोशिकाविद का विकास पुंकेसर के परागकोप में परागण यानी कि पॉलन ग्रेन के रूप में होता है, तथा मादा युग्म कोशिकाविद का विकास स्त्री केसर पिस्टल्स के अंडाशय में, ठीक है, बीजा लिखा होगा इधर पे ना, बीजांड के अंदर होता है, बीजांड लिखा होगा इधर पे, ठीक है, जिसे अपन एम्ब्रियोसेक के रूप में अपन जानते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लघु बीजाणुघानी यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं बच्चों आपके, मतलब अंतर इनको आपको पढ़ने हैं। तो अगर आप कोई खुद से पढ़ लेगा तो अच्छी बात है, वरना जल्दी से देख लीजिए। इसमें पराग कोपों में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणुमृत कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें अर्धसूत्र विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं, ठीक है। जबकि अपन गुरु बीजाणु उदाहरण में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में बीजांड के गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन होकर 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। जबकि इसमें सेकंड क्या है आपका, परागपुट में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन के पश्चात 4 कितने बनते हैं, टोटल 4, ध्यान रखना है ना, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती है, तो इनकी संख्या क्या होती होगी, थोड़ी सी कम होती होगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखो, ये वाला, इसमें तीसरा, इसमें सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं, जबकि इसमें ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें 3 निष्क्रिय तथा केवल एक कार्यशील है। कार्यशील गुरु बीजाणु बीजांड द्वार से दूरस्थ वाला है, ठीक है, बस। चलो, तो स्वपरागण और परपरागण, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वपरागण और परागण, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं स्वपरागण को, और परपरागण को कहते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण के देख लीजिए सब लोग, यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है, ध्यान रखना ये बात है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट भर याद रखने होते हैं। स्वपरागण के लिए पौधों का आकर्षक, बड़ा सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, देखो क्या होता है कि बायोलॉजी में बच्चों आपका क्या है, मेनली इंग्लिश में पढ़ी जाती है ना, और मैंने भी इंग्लिश में पढ़ी, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स के होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर परागण में आप क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे, यह परागण एक ही जाति के 2 पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है, ध्यान रखना है ना बच्चों। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ठीक है, जबकि इसमें आवश्यक था। इसके बाद में इसके लिए पौधों का आकर्षक, बड़ा सुंदर एवं
मकरंद युक्त होना आवश्यक है। ठीक है, चाहिए मतलब होना ही चाहिए। इसके लिए अधिक परागणों की आवश्यकता होती है। चलो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आभासी फल, देखो सिर्फ सेव आभासी फल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। स्ट्रॉबेरी, इसको अपन रसभरी भी कहते हैं, अखरोट, ये भी इसका, ये तीन चीजें ना आप याद रखने लेना इसको उदाहरण, ये सब आभासी फल होते हैं। ठीक है, तो आभासी फल जो होता है ना, इसकी रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। ठीक है, इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। आपका आंसर इधर था, जो नॉर्मल आप देखते हैं वो क्या होते हैं, आपके यथार्थ या वास्तविक फल होते हैं। ठीक, जो अंडाशय से विकसित होते हैं। तो आपको 2 नंबर में ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको डायग्राम आपको आज ही बनाना सीख लेना है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, गारंटेड। शुक्राणु का चित्र, अंडाणु का चित्र, मानव वृषण का चित्र और स्त्री जनन तंत्र का चित्र भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करेंगे, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशंस भी कहते हैं अपन जिसको। तो सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखेंगे कि नॉर्मली जो लेडीज होते हैं ना, उनमें ये 28 डेज की साइकिल होती है ना, तो इसमें लिखा हुआ है। ठीक, ये मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मासिक धर्म या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, स्त्रियों में रज चक्र, रजोधर्म या ऋतुस्राव 28 से 29 दिन का होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में जनन चक्र लिखा था है ना, प्रथम जनन तंत्र है जो आप जनन चक्र है जो आपका, ठीक है, ये तरुणावस्था, इसको अपन पुबर्टी एज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, में प्रारंभ होता है, इसे रजो रसन भी अपन कहते हैं बच्चों। ठीक, सेकंड चीज देखो, अब क्या होता है कि 3 दिन तक क्या होता है, इनका रक्तस्राव होता है। ठीक है, 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या है बच्चों कि जब 50 साल की एज हो जाती है, उस समय पे लगभग ये 50 से 54 साल की, 54 में तक तो लगभग ये रुक ही जाता है। इसे बच्चों अपन रजो निवृत्ति कहते हैं या फिर अपन मोनोपॉज भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ नहीं होता, स्त्रियों की योनियों से 1 महीने में रक्तस्राव होता है 3 से 5 दिन। ठीक है, बस यही होता है आपका आर्तव चक्र। ठीक है, इसके कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि आपको याद रखने 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला होता है गोनेडोट्रोपिन, सेकंड नंबर होता है आपका एस्ट्रोजन, तीसरा नंबर होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, चौथे नंबर पे बच्चों होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा देखिए, जो जिसको लग रहा हो कि ये हम क्यों पढ़े, तो आप एक बार क्या करना, फिजिक्स के जो हमारे क्वेश्चन हैं हमने जो दिए थे, आप एक बार वो पढ़ लेना और फिर पेपर में आप मैच कर लेना। ठीक, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये क्यों पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसव क्या है, तो प्रसव कुछ नहीं, डिलीवरी की बात हो रही है ना, डिलीवरी ही आपकी प्रसव कहलाती है। तो आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना है ना, डिस्क्राइब कर देना। बाकी इसके हार्मोन होते हैं ना प्रसव में को प्रेरित करने वाले हार्मोन, हम आपको वो बता देते हैं। प्रसव क्या, कोई परिभाषा खुद लिख लेना है ना। कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ये 3 हार्मोन प्रेरित करते हैं प्रसव के लिए, है ना, डिलीवरी के लिए। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोलेस्ट्रम, इसको अपन खीस भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है, देखो कुछ नहीं, देखो नॉर्मली अपनी गाय या भैंस जो होती हैं, बकरी होती हैं, तो जब भी वो क्या होते हैं कि बच्चों को जन्म देते हैं ना वो लोग, तो उस समय क्या होती है, अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तेली कहते हैं नॉर्मल भाषा में, अजीब नहीं होता। तो माँ का जो पहला दूध होता है ना, गाढ़ा वाला, जो नॉर्मली गाय में या बकरियों में 1 हफ्ते तक चलता है, ऐसे इंसान भी क्या है कि स्तनधारी प्राणी है, तो ऐसा ही इंसान में भी होता है। तो वो दूध है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने उनके बच्चों के लिए, चाहे वो गाय भैंस के बच्चे हों या फिर वो इंसानों के बच्चे हों। ठीक है बच्चों, इसी के लिए अपन कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक, चलो तो माँ के दूध, ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, तो बस वही है जो हमने आपको अभी बता दिया है। तो एक बार इसको बस पढ़ लेना है, बस यही है। उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, जो कि बच्चे की प्रतिरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, नवजात शिशु के लिए। चलो 9th क्वेश्चन नंबर देखें बच्चों अपन। बिल्कुल भी टाइम खराब हम आपका नहीं करेंगे, आप हमारा मत करिए, है ना। कमेंट्स में बस लिख दीजिएगा कि आपको अगर और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो नहीं समझ में आते वो हम सरल भाषा में बता देंगे। ट्यूबेक्टोमी
और वेसेक्टोमी को समझाइए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो इसकी। देखो जो स्त्रियां होती हैं, देखो अगर उनको बच्चा है ना, प्रेगनेंसी है, अगर रोकनी है, मान लो कि अब मान लो एवरेज बच्चे 2 से 3 बच्चे हो गए किसी के, अब मान लो अब नहीं चाहिए आगे, तो प्रेगनेंसी को रोकना है। ठीक है, तो इसके लिए परिवार नियोजन कहलाता है ये, कि अब बच्चे हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस विधि में क्या है, जो लड़कियां होती हैं उनमें होती है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इसके बाद में इसमें स्त्री की अंडवाहिका वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते और निषेचन नहीं हो पाता। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं बच्चों। ठीक है, जबकि वेसेक्टोमी ये सेम चीज होती है पुरुषों में जो शुक्राणु नालिका है ना, उसको काट कर बांध देते हैं, तो शुक्राणु स्खलन के समय निकलते नहीं हैं, तो सीधी सी बात निषेचन हो नहीं पाता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेसेक्टोमी कहते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस थी आपकी, ये गारंटेड आएगा क्वेश्चन, है ना, श्योर शॉर्ट बिल्कुल आएगा ही आएगा, चाहे वो अब 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, आना है। लेकिन एमिनोसेंटेसिस है बच्चों, जो इसको देख लीजिए। एमिनोसेंटेसिस कुछ नहीं हुए, ये देखो क्या होता है, भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है। ठीक है, इससे पता लगाया जा सकता है कि लड़का है कि लड़की है, सच्ची बता रहे हैं, जबकि ये लीगल है ना, करवाना नहीं चाहिए। आप लोग जब डॉक्टर बन जाएंगे तो प्लीज़ मत करवाना, है ना, करके नहीं देना किसी को, वरना आपको जेल जाना पड़ेगा। देखो एक तकनीक ऐसे है जहाँ पे अपन भ्रूण परीक्षण करते हैं। ठीक है, जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव, ठीक है, द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित फोएटस कोशा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोएटस सही है, फोएटस कोशा का संवर्धन किया जाता है, और इसका गुणसूत्र परीक्षण करके निम्न बातों का पता लगाया जाता है। अब इसमें ये 3 चीजें हैं, देखो, गुणसूत्रीय असामान्यता, जैसे गुणसूत्र असामान्यता के कारण क्या होता है बच्चों, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, फिलियोडेल्फिया हो जाता है। ठीक है, एक सिंड्रोम है। ठीक है, और ये सिंड्रोम यानी कि डिजीज, ठीक है, बीमारी, अपन ये कहते हैं जन्मजात जो बीमारी है वो। ठीक, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। चलो, उपापचयी अनियमितताएं जैसे कि पीकेयू, क्रिस्टेजिनियम, एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, और लिंग भ्रूण के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन देखो ये लीगल है, हम पहले ही बता दे रहे हैं ना, ये वाला लास्ट। ठीक है, वैसे आपको आंसर में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं काटेंगे आपका। चलो ठीक है, आज देखो 10 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए इतने जल्दी, कल हो सके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वो करवा देंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, और कोशिश करना कि जो हमने वो 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए, उधर से पूरा फिजिक्स का पेपर आया था, और इधर इन बायोलॉजी में भी पूरी संभावना है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बायोलॉजी का पेपर आना है आपका पूरा। ठीक है, टाइम खराब मत करना अपना, यूट्यूब पे अब नहीं घूमना, बस आपने पढ़ लिया है, अब आगे की रील्स भी नहीं सरकाना, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर।